हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अब आ चुकी है। चलिए कुछ चीज़ देख लेते हैं हम लोग। हिस्ट्री के संबंध में जो क्रम बनाकर वीडियो डाला जा रहा है, जिसमें कि पहला चैप्टर पढ़ा गया ऐतिहासिक काल से, दूसरा हड़प्पा सभ्यता से, और तीसरा आ, वैदिक काल से हम लोगों ने देखा। लास्ट में उत्तर वैदिक काल के जो वीडियो थे उसमें देखे होंगे, आपकी रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा था, तो उसके लिए हम छोड़ दिए। उसमें यही बचा था कि सूत्र काल से संबंधित कुछ रचनाएं हुई थी और कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए थे, जो देखने को मिलता है, जो कि मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद का समय माना जाता है। उसमें उसी को सूत्र काल बोला जाता है। सूत्र साहित्य की रचना की गई थी, जिसमें कि वेदांग आते थे। वेदों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के वेदांग की रचना की गई। उसमें कुछ सामाजिक परिवर्तन आए, कुछ कुरीतियाँ आ गई, रूढ़िवादिता ज़्यादा आ गया समाज में, स्त्रियों को लेकर और विभिन्न तरह के धार्मिक कर्म कांडों को लेकर। सूत्र काल में वही मुख्यतः माना जाता है, और कुछ खास था नहीं। और एक चीज परिवर्तन आया सूत्र काल में कि वहाँ से जाति का जो प्रमाण मिलता है, वहीं से उसी काल से स्टार्ट होता है। सूत्र काल से ही देखने को मिलता है कि हाँ, वैदिक काल में चार वर्ण में जो समाज में नागरिक विभाजित थे, वहीं से फिर अनुलोम विवाह, विवाह संस्कार के अंतर्गत जो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह होते थे, तो उसी से निकल कर जो आगे का जनरेशन आया, आगे जो संतान की उत्पत्ति हुई, तो वो किसी खास वर्ण के अंदर ही, मतलब एक अलग जाति के रूप में उसका व्याख्या किया गया। वहीं से वर्ण से ही, मतलब जो अलग अलग वर्ण में विवाह हुए, उसके आगे जो संतानें हुई, उनसे ही जाति का विकास आगे में चलकर हुआ, और बहुत सारी जातियां उस समय तक बन चुकी थी। और आगे अभी तक जो अभी जो जाति का स्वरूप देखने को मिलता है समाज में, वही सूत्र काल से ही स्टार्ट होता है। और उसके आगे आ जाते हैं तो कुछ महाकाव्यों की रचना हुई उसी समय के काल में। माना जाता है कि ईसापुर से लेकर गुप्त पीरियड तक, मतलब कुछ रचनाएं हुई, महाकाव्य की रचना हुई, जिसमें कि रामायण और महाभारत मुख्य रूप से माने जाते हैं महाकाव्य। रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने किया था, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और जिसमें कि मतलब वो बहुत ही आदि महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ये एक याद रखिएगा, ये आदि महाकाव्य किसको बोला जाता है, तो रामायण को ही बोला जाता है। और दूसरा था कि मतलब उसमें बहुत सारे श्लोक के रूप में उसकी रचना हुई है, जो कि संस्कृत में था। और दूसरा था ये महाभारत था। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है, जो कि वेद व्यास के द्वारा रचना किया गया था, और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। उसमें वेद व्यास ने बोला है कि अगर मतलब इसमें जो है, इस महाकाव्य में जो जो चीज़ें हैं, जो बातें बताई गई हैं, वो दुनिया में और बाकी ग्रंथों में मिल सकते हैं, लेकिन इसमें जो नहीं है वो कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो इससे समझ सकते हैं, उसमें 24,000 श्लोक थे बहुत सारे। बाद में उसको फिर जय संहिता भी बोला जाता है महाभारत को। ये ऑब्जेक्टिव बनाकर आपसे पूछा जाता है। और एक चीज और समझ लेते हैं कि दो चीजें और छुट्टी थी जो नीचे में हम लिखे थे। उसमें ये था कि मतलब संस्कार को लेकर उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में एक संस्कार विकसित हुआ था कि आदमी के पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ संस्कार कराए जाते थे, जो कि मतलब एक समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए व्यक्ति को सामाजिक तौर पर तरीके और धार्मिक रूप से व्यक्ति को समाज में स्थापित करने के लिए कुछ संस्कार कराए जाते थे, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होते थे। उनका जो संख्या है संस्कारों का, वो 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको दो तीन ही देखने को मिलते हैं। जन्मजात नामाकरण थे, उसमें फिर से उपनयन संस्कार एक बहुत ही मुख्य संस्कार था, जो कि मतलब गृहस्थ आश्रम में जब ब्रह्मचर्य आश्रम में जब प्रवेश करते थे, तो उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ बोला जाता है, अलग अलग वर्णों में अलग अलग समय पे
वो उपनयन संस्कार कराए जाते थे। और एक अंतिम में 16वां लास्ट में अंतिम संस्कार होता था, एक नामाकरण को लेकर होता था, एक गर्भाधान मतलब गर्भ में जब बच्चे का गर्भ में विकास होता था, गर्भाधान संस्कार होता था, नामाकरण होता था, जात कर्म होता था। इसी प्रकार से 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। उसमें विवाह संस्कार था। विवाह संस्कार के अंदर 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। अलग अलग तरीके से जो विवाह कराए जाते थे, उसमें 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है, जिसमें कि मुख्य रूप से ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये सब अलग अलग प्रकार के विवाह थे। उतना ही बस बाकी था, बाकी सब चीज समाप्त हो चुका था ऋग वैदिक कालीन संस्कृति से। तो आगे हम लोग अब देख लेते हैं जो टॉपिक है हम लोगों का आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा, संगम युग। संगम युग के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को विद्वान तो बनना नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होना चाहिए और जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर हो जाना चाहिए। लेकिन आज के कंपटीशन में एक चीज़ें समझना है कि थोड़ा सा विद्वान बनना भी ज़रूरी है, कि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो इतना ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव अंदर से तह से निकाल के आपको सामने लाए जा रहे हैं, जो आप नहीं कर पाते हैं। और उस तह में जो पहुंच जाता है वो कंपटीशन निकाल कर लेकर चला जाता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी साधारण जो जेन्युइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो तो एक जनरल स्टूडेंट मतलब जितना सीट है उनसे 5 गुना ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो कर ही लेते हैं। लेकिन एक जो क्रम है, तह जो बनाया जाता है, अंदर से और चीज़ें खंगाल कर निकाली जाती है, उस क्वेश्चन पे मतलब जो अटेम्प्ट ले लेते हैं उनका अटेम्प्ट हो जाता है और वही कंपटीशन निकाल कर ले जाते हैं। ऐसे तो बाकी जैसे मान लो कि किसी भी चीज़ का 1000 सीट है, तो उसमें निश्चित ही 50,000 ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उस चीज़ों को थोड़ा समझना है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा विद्वान बनना जरूरी है। और कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ पाइएगा तब तक अंदर का तह जो है, और कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि आप अंदर का मतलब वो नहीं निकाल पाइएगा चीज़ों को। तो इसी वजह से आज का हम देख लेते हैं संगम युग। संगम युग के बारे में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्राचीन इतिहास से जो आता है, मतलब वैदिक संस्कृति के बाद वो संगम युग आता है। तो संगम युग ये है कि मतलब भारतीय इतिहास में देखा जाए तो मतलब ऐसा हुआ है कि प्राचीन से शुरुआत से लेकर पूरे आधुनिक इतिहास तक ये हुए हैं कि मुख्य रूप से उत्तरी भारत और के बारे में ही इतिहास मुख्य रूप से पढ़ना है। जो कश्मीर से लेकर और गोदावरी नदी के किनारे तक या दक्कन के पठार तक के जो क्षेत्र थे, उन्हीं के बारे में ज़्यादातर डिस्कशन और ज़्यादा मतलब पूरा भारतीय इतिहास का वर्णन किया जाता है। लेकिन कभी कभी बीच बीच में ऐसा होता है कि दक्षिण भारत जो कि प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र थे, भारत के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र के इतिहास के बारे में भी कुछ कुछ घटनाएं बीच बीच में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण और विशेष चीजें हुई थी, जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और वो चैप्टर के रूप में आपके सिलेबस के अंतर्गत इतिहास में जोड़े गए हैं, बीच बीच में जोड़े गए हैं। तो इस चीज को समझना है कि कब हम उत्तर भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और कब दक्षिण भारत के इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये उसी वैदिक संस्कृति के बाद के जो काल थे, उसमें दो चीजें एक साथ चली। एक तो हुआ कि वैदिक संस्कृति के बाद जो जन थे वो महाजनपद में बदल गए, और उत्तर भारत में जो विकास कर रहे थे पूरे 16 महाजनपदों का जो विकास हुआ था, वो मुख्य रूप से उत्तर भारत में और मध्य भारत में ही उनका विकास देखने का मिलता है। उसी समय में एक काल हुआ था जो कि दक्षिण भारत में एक घटना ऐसी हुई थी जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो महाजनपद काल को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं कि उस समय में क्या हुआ था। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। दक्षिण भारत में एक संगम युग को लेकर माना जाता है कि ये काल था कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, यानी 1000 साल के आसपास तक ये जो काल चला था, इसमें एक संगम युग इसका नाम दिया जाता है, जो दक्षिण भारत में
दक्कन के पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक जो दक्षिण भारत के इतिहास जो जाना जाता है, जो जो पढ़ने को मिलता है हम लोगों को, उसको संगम युग के रूप में जानते हैं। अब संगम युग क्यों बोला जाता है, क्या इसका कारण था, इसको आगे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक कंसेप्ट और ब्रीफ आप लोग समझ जाइए कि क्या होने वाला है और क्या होता है, ठीक है। महापसानिक पृष्ठभूमि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ देख लीजिए, ये संगम युग के पहले एक महापसानिक पृष्ठभूमि जो हम अभी बता दिया आपको कि दक्षिण भारत में पाषाण युग, जैसे कि पाषाण युग के बाद वैदिक चरण आया, वैदिक चरण के बाद मतलब उत्तर वैदिक काल जब आया, तो पाषाण युग उस समय में समाप्त हो चुके थे चूंकि, और लोहे का खोज हो चुका था 1000 ईस्वी के आसपास, उत्तर वैदिक काल के आरंभिक चरण में लोहे का खोज हो चुका था। उसी काल में पाषाण युग के समाप्ति के बाद 1000 बीसी के आसपास महापाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ। अब पाषाण युग के बाद महापाषाणिक, ये तो थोड़ा सा अपवर्ड हो गया। महापाषाणिक का मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए आप लोग, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में 1000 ईस्वी के आसपास महापाषाणिक संस्कृति का मतलब पाषाण युग जो था वो दक्षिण भारत में भी चला था, और उस काल के बाद एक महापाषाणिक संस्कृति, पाषाणीय संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें बोला जाता है जो कि दक्कन के पठार और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जिसका उदय हुआ था। यहाँ तक समझ गए आप लोग। महापाषाणीय संस्कृति इसलिए इसको बोला जाता है कि वहाँ के लोगों के जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पुरातत्व के रूप में, उनके कब्रों से जानकारी प्राप्त होती है। कब्र कब्र जो दफनाए जाते थे व्यक्तियों को मरने के बाद, उन्हीं कब्रों से जो जानकारी इकट्ठा किया गया है, अ, उसी से मतलब पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाण मिलता है इसका। और वो जो कब्र बनाए जाते थे उनका जो संरचना होता था वो पाषाण से होता था। बहुत बड़ा एक चौकोर कब्र बनाकर, पत्थर का चौकोर कब्र बनाकर उसमें व्यक्तियों को दफनाया जाता था, उसके साथ उनके वस्तुओं को भी दफनाया जाता था, जो कि मतलब धातु के और पत्थर के बने होते थे। इसके वजह से वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो उसी को महापाषाण मतलब बोला जाता था। जो कब्र होते थे महापाषाण कब्र बोला जाता था उनको, इस वजह से इसको महापाषाणीय संस्कृति के रूप में जोड़ा जाता है। मतलब 1000 ईस्वी के बाद का हम बता रहे हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। कब्रों को महापाषाण कहा जाता था, यहाँ देख लीजिए, कब्रों को महापाषाण कहा जाता था, जिससे उस संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत, ठीक है। कब्रों से लोगों के अस्थि पंजर तथा लोहे की वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त किए गए हैं। इसी वजह से ये एक महापाषाणिक संस्कृति थी उस समय में, जब 1000 ईस्वी के बाद चला था। ये पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते थे। उसी काल में क्या हुआ कि माना जाता है कि 500 ईस्वी के आसपास बहुत सारे विद्वान अलग अलग काल बताते हैं, एक संगम युग का दौर आया। संगम युग जो हम चर्चा कर रहे हैं मेन टॉपिक, संगम युग का मतलब कि विभिन्न जो तमिल बोला जाता है कि दक्षिण भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जो महापाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत विकसित हुए थे उसमें 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांडे। 3 राज्य का उदय हुआ था उस समय में, और उस राज्य में पांडेय राज्य जो था, पांडेय राज्य जिसको बोला जाता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। उन राजाओं के संरक्षण में बहुत सारे तमिल कवियों का, एक तरह से पूरे भारतवर्ष के कवियों और विद्वानों का संगम हुआ था, जो कि बहुत सालों तक बहुत राजाओं के संरक्षण में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो किया गया था, और बहुत सारी साहित्यों का रचना हुआ था और बहुत सालों तक चला था। और बहुत कवियों का गोष्ठियाँ हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से माना जाता है कि 3 संगम हुए थे, और बहुत सारी साहित्य की रचना हुई थी उसमें, तमिल साहित्य की रचना हुई थी। और उस तमिल साहित्य के रचना से जिस काल की जानकारी हमको मिलती है दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में, उसी को हम लोग बोलते हैं संगम युग। चूंकि संगम का मतलब होता है गोष्ठी या मिलन, तो मतलब कवियों का या विद्वानों का जो गोष्ठी या मिलन हुआ था, उसी वजह से मतलब वो जानकारी निकल कर सामने आती है, जिसके वजह से हम लोग इस काल
को मतलब संगम युग का नाम देते हैं। आप समझ गए? यहाँ देख लेते हैं, आ जाइए। संगम, संगम का मतलब होता है कि जिसका अर्थ होता है मिलन, मिलन होता है। और प्राचीन समय में कृष्ण तथा तुंगभद्रा नदी के किनारे, कृष्णा, आप जानते होंगे कृष्णा नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जो कि मतलब प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। उसका एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। इन दो नदियों के मध्य में लंबे समय तक एक तमिल कवियों का वो क्षेत्र एक है, जो कि मतलब तमिल कवियों विद्वानों का मिलन हुआ था। इसमें मुख्य रूप से माना जाता है तमिल कवि ही नहीं थे, पूरे भारतवर्ष के कवि थे, जिसमें ये बोला जाता है कि ये जो गोष्ठी हुआ था, ये संगम हुआ था कवियों और विद्वानों का, ये मुख्य रूप से पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। पांड्य राजाओं का, पांड्य राजाओं के संरक्षण, याद रखिएगा। ठीक है। इसमें इसमें बोला जाता है कि ये 1000 साल तक चला था लगभग, जो कि 1000 साल तक चला था। 3 संगम हुए थे मुख्य रूप से, मतलब 3 ही संगम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 1000 वर्ष तक हुआ था, जिसमें कि 9000 कवियों ने और विद्वानों ने भाग लिया था। और लगभग इसमें 100 या 150 के आसपास पांड्य राजाओं का इसका संरक्षण प्राप्त था, इस गोष्ठी और संगम का। और उनमें विभिन्न तरह के साहित्य की रचना की गई विद्वानों के द्वारा। तो उस संगम के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। ये चोल चेर पांड्य राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होता है इनके साहित्य से। ठीक है। 3 संगम जो हुए थे, 3 संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था, जो कि 500 बीसी से 500 एडी तक इसका काल निर्धारण मुख्य रूप से किया जाता है। प्रथम संगम के बारे में देख लेते हैं। प्रथम संगम जो हुआ था, ये बहुत दिनों तक चलता था, ये बहुत वर्षों तक चलता था। बहुत सारी व्याकरण पे, बहुत सारी धार्मिक बातों पे विचार विमर्श होता था और साहित्य की रचना की जाती थी। उसमें कुछ साहित्य निकल के आते हैं और उसी साहित्य से हम लोगों को संगम काल के राज्य जो थे उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रथम संगम जो हुआ था, ये 4000 वर्ष तक माना जाता है कि चला था, जो कि 400 वर्षों तक या 4000 वर्षों तक। इसमें कुछ खास नहीं है, ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर किताबों में मिलता है। जिसका केंद्र जो था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, केंद्र जो था ये मदुरा था। प्रथम संगम का केंद्र मदुरा था, मदुरा में किया गया था, जिसका अध्यक्ष जो थे ऋषि अगस्त बताए जाते। ऋषि अगस्त थे, प्रथम संगम का जो अध्यक्ष थे वो ऋषि अगस्त थे। ठीक है। 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में इसका प्रथम संगम का आयोजन किया गया था। द्वितीय संगम जो था, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा फिर भी आप, ज़्यादा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। द्वितीय संगम जो था वो ऋषि अगस्त के ही अध्यक्षता में हुआ था, इसमें कुछ खास नहीं है। इसका केंद्र जो था, केंद्र द्वितीय संगम का, द्वितीय संगम का, द्वितीय संगम का केंद्र कपाटपुरम था। कपाटपुरम, कपाटपुरम, ये याद रखिएगा। ठीक है। अध्यक्ष जो थे वो अगस्त ऋषि ही थे, अगस्त, अगस्त ऋषि। ठीक है। इसमें एक चीज निकल के सामने आया कि इसका पहले अध्यक्ष जो थे द्वितीय संगम के वो अगस्त ऋषि थे, लेकिन द्वितीय संगम का बाद में जो अध्यक्षता की, मतलब बहुत वर्षों तक चलता था, वो तोलका पियर के द्वारा किया गया था। तोलका पियर, याद रखिएगा, तोलका पियर, पियर, तोलका पियर। थोड़ा सा जगह की कमी हो जा रही है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में पांड्य राजाओं के संरक्षण में पहले जो थे वो अध्यक्ष अगस्त ऋषि से, दूसरा बाद में अध्यक्षता तोलका पियर को मिला। और तोलका पियर के अध्यक्षता में एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई, जो कि माना जाता है कि संगम साहित्य का एक ही प्रमाण अभी तक मिलता है मुख्य रूप से।
ये व्याकरण, तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ था। तमिल में जो भाषाएं लिपि है, वो व्याकरण जो बना था वो यहीं से निकल कर आता है। तोल्काप्पियर की अध्यक्षता में द्वितीय संगम में तोल्काप्पियम नाम का व्याकरण ग्रंथ का रचना किया गया था। इसमें एक और ग्रंथ आया था सामने निकल कर, ये दशा गीत, 10 गीत याद रखिएगा, 10 गीत, 10, ये भी एक ग्रंथ द्वितीय, मतलब संगम साहित्य का ग्रंथ है जो कि द्वितीय संगम से निकल कर आता है। पहला तो तोल्काप्पियम, दूसरा 10 गीत, ठीक है। तृतीय संगम हुआ था जो तृतीय संगम, ये नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ। इसका अध्यक्ष जो थे नक्कीरर थे, अध्यक्ष नक्कीरर थे। केंद्र इसका मदुरा था, मदुरा। पहला का केंद्र कहाँ? मदुरा। दूसरा का कपाटपुरम, तीसरा का फिर मदुरा, उत्तरी मदुरा। इस पे एक ग्रंथ सामने आया निकल के, रचना हुई जिसका नाम अष्ट अष्ट संग्रह बोला जाता है। 8 ग्रंथों का एक संग्रह की रचना किया गया, जो कि इसका नाम उल्लेख करना जरूरी नहीं है, लेकिन अष्ट संग्रह साहित्य की रचना तृतीय संगम से किया गया था, जिसका अध्यक्ष नक्कीरर थे। केंद्र इसका उत्तरी मदुरा था, ठीक है। ये 3 संगम से ही बहुत सारी साहित्य निकल कर आए, जिनसे हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद के राजाओं के संरक्षण में जो विद्वान रहते थे, उन विद्वानों के द्वारा भी कुछ महाकाव्य लिखे गए, जिनसे हमको जानकारी मिलती है संगम साहित्य, संगम काल के बारे में, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से एक शिल्पादिकारम आता है। शिल्पादिकारम आप नाम जानते होंगे, ये मिलता भी होगा। शिल्पादिकारम वो चीज था, वो महाकाव्य माना जाता है, एक तरह से जीवनी के रूप में माना जाता है, कि इसमें चेर राज्य का एक बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है सेनगुटवन। सेनगुटवन का एक भाई थे, उन्हीं ने इनका नाम शिल्पादिकारम लिखा है महाकाव्य को। उनका नाम जानना जरूरी नहीं है, सेनगुटवन के भाई द्वारा लिखा गया था, जो कि चेर राजा के रूप में जाने जाते थे। उसमें एक नायक और नायिका की कहानी वर्णन किया गया है, जिसमें कोलम नाम के एक नायक जो है, वो एक माधवी नाम के वेश्या से प्यार करता है, और कोलम जो है एक व्यवसायी है और नाविक है, जो कि मतलब क्या बोला जाता है, पांड्य राज्य के अंतर्गत रहता था। और कोलम जो है माधवी नाम की वेश्या से प्यार करता था, उसका कन्नगी नाम था फिर। और वो पांड्य जिसके बारे में चर्चा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा, और कुछ बहुत हद तक इसमें बातें आगे बढ़ती हैं, और फिर जाकर उसमें नेडी नेजू नेडुजेलियन नाम के एक जो शासक था पांड्य राजा, जो था, यहाँ दिख रहा होगा आपको, नेडुजेलियन ने उस कोलम को फांसी दिलवा दिया इस प्रेम संबंध के वजह से। और फिर आगे चलकर उसकी जो पत्नी थी, पत्नी के रूप में जो प्यार करता था कन्नगी को, उसने कोलम को निर्दोष साबित कर दिया, और बताया कि नहीं, वो निर्दोष है। जिसके वजह से वो नेडुजेलियन जो था बहुत ही आत्मग्लानि और अफसोस में चला जाता है, और अपने सिंहासन पे ही आत्मग्लानि की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस तरह का कहानी जो है शिल्पादिकारम में बताया गया है, और विभिन्न तरह के और वर्णन किए गए हैं पांड्य राजाओं के, मतलब प्रशासन के बारे में, जिसको मिलता है। ये एक हो जाता है शिल्पादिकारम, ठीक है। दूसरा एक मुख्य रूप से माना जाता है कि संगम युग के महाकाव्य में 5 महाकाव्य महत्वपूर्ण थे, जिसमें 3 ही अभी तक उपलब्ध थे। पहला शिल्पादिकारम, दूसरा मणि मैखले, और तीसरा जीवक चिंतामणि। मणि मैखले में भी वही जोड़ा जाता है शिल्पादिकारम की कहानी से, कि आगे में मतलब उसकी पुत्री होती है एक, और वो भी मतलब बहुत उतार चढ़ाव के बाद बौद्ध भिक्षुक बन जाती है। इसी से जोड़ कर आगे की कहानी मणि मैखले में दिखाया गया है। जीवक चिंतामणि भी एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। शिल्पादिकारम, मणि मैखले और जीवक चिंतामणि, ये 3 महाकाव्य माने जाते हैं। अब आ जाते हैं संगम साहित्य के बारे में। हम लोग जान गए क्या क्या होता था। मुख्य रूप से द्वितीय संगम में जो कपाटपुरम में तोल्काप्पियर की अध्यक्षता में हुआ था, इसमें 2 मुख्य ग्रंथ की रचना हुई, एक तोल्काप्पियम और एक 10 गीत का। और
और ये एक याद रखिएगा आप लोग कि संगम युग के महाकाव्य में शिल्पाधिकारम महत्वपूर्ण है। मणिमेखले और जीवक चिंतामणि ये तीन ही मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाकर यहीं से पूछा जाएगा। और कौन सा संगम कहाँ हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं संगम युग के तीन राज्यों का राजनीतिक इतिहास। संगम काल में जो तीन राज्य थे उनका क्षेत्र थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या राजनीतिक इतिहास क्या रहा था उनका। ये दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग आप लोग देख रहे होंगे मैप में। इसमें ये कावेरी नदी मान लेते हैं, तुंगभद्रा नदी। तो ये जो क्षेत्र था, तीन भागों में हम बांटे हैं इसको। ये क्षेत्र मतलब आज के मान लो कि हैदराबाद से लेकर तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र तक, ये दक्षिण भारत में उत्तर पूरब का जो क्षेत्र था ये चोल राज्य के अंतर्गत आता था। और ये सबसे दक्षिणी भाग जो था ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में था। मतलब पांड्य राज्य जो था ये सबसे दक्षिणवर्ती भाग में फैला था। और चेर राज्य जो था ये मतलब दक्षिण पश्चिम के भाग में चेर राज्य फैला था। इनमें सबसे पहला जो मतलब राज्य आता है वो चोल आता है। चोल चोल के इतिहास के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। राजधानी जो है इसका पुहाड़ और कावेरी पत्तनम बताया गया है। पुहाड़ पुहाड़ कावेरी पत्तनम, कावेरी याद रखिएगा। ये राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य चिन्ह के बारे में एक मिलता है वर्णन इसका। तो ये राज्य चिन्ह इसका बाघ या चीता था, बाघ या चीता। राजधानी पुहाड़ या कावेरी पत्तनम था। मतलब शुरुआत प्रारंभिक राजधानी दूसरा कुछ था, लेकिन करिकल एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था जो कि पुहाड़ और कावेरी पत्तनम इसको लेकर आया, चोल साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, संगम कालीन तीन राज्यों में सर्वप्रथम चोल का उदय हुआ था। ये तीन राज्यों में पहला जो राज्य था वो चोल था। ठीक है, इसका प्रथम शासक माना जाता है कि दूसरी सदी में एलाड़ा था, जिसका प्रथम शासक था। और उसने उदयपुर को राजधानी अपना बनाया था। बाद में कड़ैकल ने इसको पुहाड़ और कावेरी पत्तनम लेकर आया। पुहाड़ और कावेरी पत्तनम ही आप लोग याद रखिएगा। एलाड़ा प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध और महान शासक के रूप में चोल प्रशासन के संबंध में कड़ैकल को जाना जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसको जाना जाता है। 190 ईस्वी के आसपास में ये शासक बना था। इसके द्वारा दो युद्ध मुख्य रूप से ये बहुत मुख्य काम किया, बहुत सारे काम किया ऐसा जो जो चोल प्रशासन विस्तार देने का काम किया और प्रशासन को सुदृढ़ किया, जिसमें कि मुख्य रूप से दो युद्ध लड़े थे। एक बेन्नी का युद्ध लड़ा था जिसमें बोला जाता है चेर और चोल को इसमें हराया था और बहुत सारे छोटे शासकों को और सामंतों को इसमें पराजित किया था। और चेर और चोल शासकों को भी इसमें पराजित किया था। यह युद्ध का नाम याद नहीं रखिएगा आप लोग, इससे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, संभावना बहुत कम है। बाह्य पर दलई का जो एक युद्ध हुआ था दूसरा, इसमें भी 9 छोटे शासकों का पराजित करने का उल्लेख मिलता है। शिल्पाधिकारम में बताया गया है कि कराईकल जो था हिमालय के क्षेत्र तक और गंगा तक अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया था उत्तर भारत में। और श्रीलंका विजय भी उसने किया था, श्रीलंका विजय किया था। और एक दो काम और किए थे कि कावेरी नदी के तट पे बांध बनवाया था कड़ैकल ने बहुत सारे। और बहुत सारे क्षेत्र में जंगलों को साफ करके सिंचाई व्यवस्था और कृषि का विकास किया था कड़ैकल ने। बहुत ही प्रसिद्ध शासक माना जाता है, चोल प्रशासन से, चोल राज्य से माना जाता है सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, इसमें आगे में बहुत सारे शासक हुए, आगे में शासक बहुत सारे हुए, लेकिन उनका कोई खास वर्णन नहीं आता है। अगर आगे जाकर कुछ बाद इसका पतन हो गया फिर से मतलब माना जाता है कि दूसरी या तीसरी सदी आते आते चोलों का मतलब पतन हो चुका था। और एक तरह से फिर से मतलब चोल जो थे, एक बार आप पढ़िएगा 9वीं शताब्दी में जो है विजयालय के नेतृत्व में एक बार संगठित होकर आते हैं और प्रशासन का विकास करते हैं दक्षिण भारत में। चोल से इतना ही देखिएगा अभी संगम युग से। यहाँ पांड्य राज्य के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पांड्य राज्य जो था, यहाँ पांड्य राज्य दक्षिण भाग जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अभी वर्तमान में तमिलनाडु के क्षेत्र, उस समय में पांड्य राज्य था। यह राजधानी जो था इसका, राजधानी मदुरै था।
मदुरै याद रखिएगा, मदुरै, जो कि अभी मदुरा जिला तमिलनाडु में है। राज्य चिन्ह इसका मछली था, मछली, ये भी याद रखिएगा, पांड्य राज का राज्य चिन्ह मछली था, मछली। मछली किसे, मछली एक तरह से मछली था, ठीक है। मछली, आधुनिक मछली दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, पांड्य राजाओं का राज्य चिन्ह था मछली, राज्य चिन्ह मछली था, ठीक है। आधुनिक तमिलनाडु क्षेत्र में इसका अभी विस्तार, अभी जो आधुनिक तमिलनाडु क्षेत्र है, मदुरा आदि का जो क्षेत्र है अभी के वर्तमान क्षेत्र में, इसको माना जाता है पांड्य राजाओं का क्षेत्र था। इसका प्रथम शासक था नेडियोन था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रथम शासक नेडियोन था जिसने समुद्र पूजा एक स्टार्ट किया था। दूसरा एक शासक था नेडुजेलियम। नेडुजेलियम सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है, जो कि शिल्पाधिकारम में जिसने कोलम को फांसी दिलवाया था, इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। इसने युद्ध लड़ा था और बहुत तरह के मतलब क्षेत्रों का विस्तार किया और बहुत सारे युद्ध लड़े थे। तलैयालंगम का युद्ध लड़ा था, इस टाइप के नाम आते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। फिर देख लेते हैं हम लोग चेर सात राज्य के बारे में, जो कि केरल के क्षेत्र में, वर्तमान केरल के क्षेत्र में अ, उसका क्षेत्र विस्तार था। राजधानी बन बांजी और कड़ियूर, कड़ियूर देख सकते हैं था इसका। राज्य चिन्ह जो था धनुष था। इसका प्रथम शासक उदयन जेरल था, जो प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। मुख्य प्रतापी शासक इसका सेनगुटवन था। इससे पूछा जाता है, यह लाल या भाल शासक के रूप में भी जाना जाता है, सेनगुटवन, जिसका भाई ने मतलब शिल्पाधिकारम की रचना की थी। इसने पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा का भी आरंभ किया था। पत्नी पूजा जो कि शिल्पाधिकारम से ही प्रभावित था। कन्नगी, ये पूछा जाता है कि कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा किसने आरंभ करवाया था। तो चेर शासक जो था यहाँ केरल के क्षेत्र में जो विस्तार था, उसमें सबसे महान या प्रतापी शासक के रूप में सेनगुटवन हुआ। उसने पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा आरंभ किया था और 9 चोल शासकों को इसने पराजित किया था। इसके पास 9 सेना भी इसके पास कहीं ना कहीं था। तो सैनिक प्रबंधन बहुत ही अच्छा था, ठीक है। ये हम लोग एक ब्रीफ रूपरेखा देख लिए और बहुत सारी फैक्ट्स भी देख लिए इसमें। बहुत सारी फैक्ट्स इसमें आप जोड़कर देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और एक चीज और देख लेते हैं कि संगम युग का प्रशासन या प्रशासन संबंधी जितने बातें हुई या शासन संबंधी जितने बातें रही, उनको एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो में, एकदम छोटा सा वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। और जो भी 2 4 10 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है संगम युग से, उसको समझ ले खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध के उत्कर्ष को लेकर, अगला वीडियो, ठीक है, जिसमें महाजनपद काल देख लेंगे। उसी के अंतर्गत महाजनपद में आगे में जाकर विकास हुआ, सबसे बड़ा महाजनपद के रूप में मगध का विकास देख लेंगे। और मगध के उत्कर्ष से जोड़कर जितने भी उसमें वंश हुए, जैसे कि बहुत सारे वंश हुए, और उसके बाद फिर से आगे मगध का विकास जिस तरह से हुआ वो देखेंगे हम लोग। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्राचीन इतिहास को समाप्त किया जाए और पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, इसमें एक भी चीज़ ना बचे। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हाँ, 25 या 30 वीडियो में इसको समाप्त किया जाए, यानी 15 से 17 घंटा में पूरा एक अच्छा समझ विकसित कर दिया जाए प्राचीन इतिहास पे। और उसके आगे फिर मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री पे आया जाए। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। और ये भी आशा करते हैं कि आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसको, और दूसरे लोगों के पास भी फैलाएंगे, जिसके वजह से इसका मतलब फ़ायदा मिल सके। जो हम दे रहे हैं, जो चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं, वो दूसरा कोई भी समझे इस चीज़ को, ये हम आशा करते हैं। और चलिए, बढ़िया है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और मौसम बहुत बढ़िया है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपसे।
और मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, दो ही चीज़, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू।